हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा खिलजी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम आई बटन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल बनता है तुगलक डायनेस्टी से वो ये बनता है कि तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखिएगा, तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। अब पूछा ही जाता है कि गाजी का टाइटल किसे दिया गया है। गाजी का टाइटल दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक को। अब क्यों दिया गया है? दिया इसलिए गया है क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान की उपाधि या सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। ये खुद को सुल्तान नहीं मानता था, तो लोगों ने इसे गाजी का टाइटल दे दिया। गाजी मतलब क्या होता है? गाजी मतलब होता है विजेता, जिसने कोई भी युद्ध ना हारा हो। ठीक है। अब और देखते हैं इसने क्या क्या किया था। अब गयासुद्दीन तुगलक ने पोस्टल सिस्टम का स्टार्टिंग की थी। अब ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया इसको पोस्टल सिस्टम स्टार्ट करने का? इसके पीछे रीज़न ये है कि उस ज़माने में कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ करता था डाक को भेजने के लिए। कोई भी संदेश अगर किसी को भेजना है तो उस ज़माने में होते थे कबूतर, जिनको ट्रेन किया जाता था एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के लिए। ठीक है। तो यही उस समय उनका पोस्टल सिस्टम था। लेकिन ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने प्रॉपर एक अच्छा एक पूरा सिस्टम लेके आया पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ठीक है। तो इसी को क्रेडिट दिया जाता है भारत में पोस्टल सिस्टम लेके आने का। ठीक है। अब इसने अगला क्या किया था? अभी एक और इसने अच्छा काम किया था, ये इरिगेशन सिस्टम लेके आया था। होता क्या था उस ज़माने में, मान लीजिए एक नदी है और नदी के किनारे काफ़ी सारे खेत हैं। ठीक है। अब जो जिसका खेत नदी के पास है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, उसको तो काफ़ी फ़ायदा होता था क्योंकि वो नदी से सीधे सीधे पानी ले लेता था और अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा लेता था। लेकिन जो बाकी के जो लोग हैं, जो बाकी के किसान हैं, उनको तो कुछ पानी मिलता ही नहीं था। ठीक है। क्योंकि नदी का जो धारा तो सीधे सीधे है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये लेके आया था इरिगेशन सिस्टम, जिसे हम सिंचाई सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। तो इससे होता क्या था कि जो बाकी के जो लोग हैं उनको नहर के रास्ते पानी मिल जाता था। ठीक है। और वो भी अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। तो इसने ये काफ़ी अच्छा काम किया था, इरिगेशन सिस्टम लेके आया था। ठीक है। अब इसने दो काम और किए थे, इसने पुलिस सिस्टम और जुडिशल सिस्टम लेके आया था। ठीक है। अब उस ज़माने में कोई भी कोई क्राइम करता है, कुछ गलत करता है, कोई टैक्स चोरी करता है, ठीक है, कुछ भी गलत करता है, चोरी वगैरह, तो उसका जो सज़ा है, कितना देना है कितना नहीं देना है, ये सब सारा का सारा काम राजा का ही होता था। ठीक है। राजा के दरबार में लगता था दरबार, और वही अपना जो फैसला सुनाता था। अब गयासुद्दीन तुगलक को लगा कि ये चीज़ तो गलत है। ठीक है। अब इसी चीज़ को और अच्छा बनाने के लिए जुडिशल सिस्टम और पुलिस सिस्टम लेके आया, जिसके तहत एक प्रॉपर कमिटी बैठती थी कि कोई कोई गुनाह है तो उसका क्या सज़ा दिया जाएगा और क्या नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक से बनने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला शासक था तुगलक डायनेस्टी में वो था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा था। ठीक है। इसने राज किया था 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है। डेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ध्यान में रख लीजिएगा क्या डेट्स हैं इसके। ठीक है। अब पूछा जाता है कि इतिहास में पागल या मैड राजा किसे कहा गया है। अब पागल या मैड राजा इसे ही कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक को। अब हम आगे जानेंगे कि क्यों इसे पागल या मैड राजा कहा गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पूछा जाता है कि दौलताबाद को कैपिटल किसने बनाया था, किसने अपनी कैपिटल दौलताबाद को शिफ्ट किया था। ठीक है। ध्यान रखिएगा, दौलताबाद जो कैपिटल है उसको बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब इसके पीछे भी कहानी है क्यों इसने अपना कैपिटल शिफ्ट करके दौलताबाद किया था। अब ये हुआ ये था कि जो इसकी पहले की कैपिटल थी, ठीक है, शायद दिल्ली थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है। तो इसने क्या किया था, दिल्ली में इतना टैक्सेशन बढ़ा दिया था कि लोग वहाँ परेशान हो गए थे। अब बताइए 50% 60% अगर टैक्स कोई अगर देगा किसी राजा को, तो वहाँ के लोग तो परेशान हो ही जाएंगे। ठीक है। तो लोग वहाँ से त्रस्त आके चले गए थे जंगलों में। ठीक है। वो जंगल का नाम था देवगिरी। अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, अब इसको होगी परेशानी कि भाई सारे के सारे जनता जो है वो तो भाग के चली गई जंगल में, तो हमें टैक्स कौन देगा। तो ये भी उनके पीछे पीछे आ गया था। ठीक है। ताकि इसको टैक्स मिल सके, और इसने प्रॉपर देवगिरी या दौलताबाद में प्रॉपर इसने अपना कैपिटल बनाया, और वहीं पे लोगों को कहा कि अब मेरी ये अंडर में आता है पूरा एरिया, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना चालाक था ये। ठीक है। तो इन्हीं सब कारण के वजह से इसको पागल राजा कहा जाता था। अब आगे भी देखेंगे इसने क्या क्या किया था जिसकी वजह से इसे पागल राजा कहा जाता था। बस ये एक एग्जाम्पल है इसे क्यों कहा गया पागल राजा। ठीक है। अच्छा, इसी के टाइम पे एक राइटर आया था इंडिया में, इसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है एक्चुअली कहा जाए तो।
जो कि मोरक्को से आया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं इससे कि इसने कौन से किसके टाइम पे आया था, कहाँ से आया था, ठीक है, और कौन सी किताब लिखी थी। ध्यान रखिए किताब इसने लिखा था रेहला, रेहला एक किताब थी जो इब्न बतूता ने लिखा था, मोरक्को से जो आया था। ठीक है, अच्छा, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये टोकन करेंसी लेके आया था अपने राज्य में। ठीक है, अब टोकन करेंसी होता क्या है, जो आज के जो हम नोट्स देखते हैं, जो पेपर करेंसी जिसे कहा जाता है, उसी को कहते हैं टोकन करेंसी। तो उस ज़माने में होता ये था कि सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के चलते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी खरीदना है, सपोज़ आपको कुछ एप्पल खरीदना है, तो मान लीजिए आपको देने पड़ते थे 5 सिक्के। ठीक है, अगर कुछ आपको ट्रैवलिंग के लिए कुछ भाड़ा देना है, किराया देना है, तो 10 सिक्के ऐसे देने पड़ते थे आपको। कोई फिक्स्ड ऐसा कुछ नहीं था, ₹5 ₹6 ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो ₹5 ₹6 का सिस्टम है, यही लेके आया था पेपर करेंसी। ठीक है, टोकन करेंसी जिसे कहते हैं। बट एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा चला नहीं। ठीक है, लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया। तो इसी सब कारणों की वजह से कहा जाता है पागल राजा, क्योंकि ये जो भी लेके आता था अपना सिस्टम, ये प्लानिंग नहीं करता था, बस अपने आप वो दे देता था लोगों को कि चलो अब आप पे इम्पोज हो गया आज से। कोई भी प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, इसकी वजह से इसके जितने भी रिफॉर्म्स हैं, होते तो अच्छे रिफॉर्म्स थे, बट कहीं ना कहीं काम नहीं करते थे। लोग इसे कैंसिल या मना करते थे कि हम इसका अब नहीं अपनाएंगे हम। ठीक है, अच्छा, इसने बस एक काम अच्छा किया था। इसने एक काम किया था, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सेटअप किया था जिसका नाम था दीवाने कोही। ठीक है, अब ये जो इसके पहले के जो राजा था, वो इरिगेशन सिस्टम लेके आया था। मैंने बताया आपको। ठीक है, अब इरिगेशन सिस्टम जब लेके आया तो जाहिर सी बात है लोगों को फ़ायदा होता होगा इरिगेशन से, लोगों की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती होगी। ठीक है, तो उसका पूरा ब्यौरा रखने के लिए कि कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कौन उसके हिसाब से टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है, इस सब का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए एक एग्रीकल्चर सिस्टम डिपार्टमेंट इसने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, जिसका नाम था दीवाने कोही। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो शासक था तुगलक डायनेस्टी में, वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में, क्या क्या किया था इसने, क्या क्या नहीं किया था। तो जो फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था, वो था 1351 से लेकर 1388। ठीक है, अब इसने क्या क्या किया था, इसने एक टैक्स है तकव्वी नाम का, उसको हटाया था। अब तकव्वी के बारे में जान लेते हैं, तकव्वी क्या होता है। तो उस ज़माने में अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये किसी से उधार लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपये लिए हैं, तो आपको 70%, मतलब इसका 700 रुपये ऐड करके, मतलब टोटल 1700 रुपये वापस करने पड़ते थे आपको। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा है 70% ब्याज लोन पे। अगर आज के डेट पे आप लोन लेते हैं बैंक से, तो 10%, 12% या बहुत 15% आपको देना पड़ता है, बट उस ज़माने में 70% का ब्याज देना पड़ता था। तो इसी सिस्टम को हटाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये काफ़ी पढ़ा लिखा राजा था, याद रखिएगा। उसने फिर क्या किया था, एक टैक्स था हक़ शरब जो लेके आया था ये। अब हमने देखा कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक और उसके पहले जो राजा था गियास बिन तुगलक, उसने इरिगेशन सिस्टम लगाया था। ठीक है, अब इसने देखा कि यार इरिगेशन सिस्टम तो चलो आ गया है, लोगों को उससे बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बट इसका क्या, इसको तो कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको, हाँ, हालांकि लोग एग्रीकल्चर के द्वारा जो टैक्स, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन की वजह से जो टैक्स बढ़ रहा था, वो तो था इसके पास, लेकिन इसको मन में आया लालच, और इसको था कि कुछ और टैक्स इकट्ठा करते हैं। तो इसने क्या किया, ये बोला कि जो लोग भी इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन का पानी का यूज़ कर रहा है, वो टैक्स तो राजा को। ठीक है, तो इसने भी टैक्स बढ़ाने के लिए जो इरिगेशन सिस्टम है उस पर इसने लगा दिया हक़ शर्ब। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या किया था इसने। अब आगे इसने जजिया एक टैक्स है वो लगाया था मुस्लिम पे, नॉन मुस्लिम एंड वुमेन्स पे। ठीक है, अब जजिया था क्या, जजिया एक ऐसा टैक्स था जो कि हिंदू या जो कहें नॉन मुस्लिम को देना पड़ता था, रूलर को, राजा को। ठीक है, अगर आपके इसके राज्य में अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है, या वुमेन है, तो आपको इसको एक टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम है जजिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जजिया टैक्स लगाने वाला रूलर कौन सा था। ध्यान रखिएगा, रूलर का नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब इसने एक और किया था काम, इसने किया था पूरी जगन्नाथ टेम्पल जो आज के ज़माने में उड़ीसा में है, उसको जाके लूटा था इसने। जहाँ का जितना भी सोना चांदी जितना भी जवाहरात था, जितने भी खजाना था, जाके वहाँ से लूटा था ये, क्योंकि उसे ये पता था कि जो मंदिर है भारत में उसमें काफ़ी सारे खजाने भरे हुए हैं, तो जाके वो लूट के आया था। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी खुद की, जिसका नाम था फुतुहात फिरोज शाही। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैंने बताया इस चीज़ को, क्योंकि ये मान के चलिए कि ये उन चुनिंदा राजाओं में से था जो पढ़ा लिखा था। ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में राजा लोग ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट ये काफ़ी पढ़ा लिखा था। इसी वजह से इसने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी फुतुहात फिरोज शाही। अब ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में फ़र्क होता है। ठीक है, बायोग्राफी होता है जब हम किसी के बारे में लिख रहे होते हैं। सपोज अगर आप किसी के बारे में किताब लिखते हैं तो होता है बायोग्राफी, बट वही इंसान अगर खुद के बारे में लिखे तो उससे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में। तो इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी खुद की, जिसका नाम था फुतवात फिरोज शाही।
आइए आगे देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं आज तक। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा रूलर था जिसके पास सबसे ज़्यादा स्लेव थे। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक वो रूलर था जिसके पास सबसे ज़्यादा स्लेव थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं। पूछा ये भी जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का ऑफिशियल लैंग्वेज था तर्किश। ऑप्शन में आपको पर्शियन भी मिल जाएगा, ठीक है, उर्दू भी मिल जाएगा, बट ये दोनों ऑप्शंस हैं गलत। तर्किश जो लैंग्वेज है यही दिल्ली सल्तनत का ऑफिशियल लैंग्वेज था। अब ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब क्या है कि जो कोर्ट है, जो उनका दरबार है, वो कौन से लैंग्वेज में वहाँ पे बातें करते थे, कौन से लैंग्वेज में उनकी किताबें लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा, वो लैंग्वेज है तर्किश। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि तुगलक डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था। ध्यान रखिएगा, तुगलक डायनेस्टी का आखिरी रूलर था नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, अब नसीरुद्दीन शाह इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो आखिरी रूलर था ही था। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तैमूर, आपको याद है तैमूर कौन है? तैमूर है जो शासक है मंगोल के टाइम का, मंगोलों का शासक, जो काफ़ी जिसने आतंक मचाया था पूरे भारतवर्ष में आके। ठीक है, तो वो यहाँ माफ़ करिए, यहाँ गलत हो गया है, ये 1398 होगा। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह 1398 में भारत में आया था अटैक करने के लिए, जो मंगोल जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी पुराने, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि मंगोल जो आए थे भारत में लूट मचाने के लिए। ठीक है, उन्होंने फसलों के फसलें ख़राब कर दी थी पूरे भारत की, काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। तो वो नसीरुद्दीन जो तैमूर था, तैमूर लंग जिसका पूरा नाम था, वो नसीरुद्दीन टाइम पे ही आया था 1398 में। ठीक है, तो इन दो वजह से नसीरुद्दीन शाह का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास में। ठीक है, पहला कि आखिरी रूलर था तुगलक डायनेस्टी का, और दूसरा कि तैमूर लंग मंगोल के टाइम का, मंगोल का जो शासक था वो आया था इसी टाइम पे। और जैसे ही तैमूर लंग भारत पर अटैक करता है, नसीरुद्दीन शाह अपना तख्त छोड़ के डर के भाग जाता है, और उसके भागते ही तुगलक डायनेस्टी की कहानी वहीं से ख़त्म हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने देखा तुगलक डायनेस्टी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, करीब करीब हमने 25-26 तक क्वेश्चन आज कवर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उसके बाहर नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में तुगलक डायनेस्टी से। इसके पहले जो हमने 2 वीडियोस बनाए हैं स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी पे, ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात ये भी कि इस वीडियो का पूरा जो पीडीएफ है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसका पूरा पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू।